हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास उन छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है जिसका एग्जाम 2024 में होने वाला है। और बिहार बोर्ड के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज से लेकर और एग्जाम तक मैं आप लोगों को हमेशा नए नए चीज मतलब मैथ में बताता रहूंगा और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब मैथ के एक एक टॉपिक को मैं बहुत ही बढ़िया ढंग से बताऊंगा। और मैं आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। आज मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चंस बताऊंगा और मैं 100 नहीं 500% गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मसा है। देखिए, दो लगातार संख्याओं का मसा पूछता है तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि दो लगातार कहे तब या क्रमागत कहे तब उस संख्याओं का मसा कितना होता है जी। दो लगातार या क्रमागत संख्याओं का मसा कितना होता है, एक होता है। ठीक है, जैसे क्रमागत क्या हुआ 4 5, इसका एचसीएफ निकालिएगा आप लोग तो एक आएगा। जैसे 10 11, ठीक है, क्रमागत है मतलब लगातार है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ या मसा क्या होता है जी, 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि 2 प्लस रूट 2 है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और क्या दिया हुआ है जी, मतलब सभी गलत है। देखिए तो यहाँ हमको यह पता करना है कि 2 प्लस रूट 2 जो है यह क्या है। देखिए, तो हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या है और रूट 2 क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। और आप लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग मतलब जोड़ हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यह क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। एक चीज और ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं जो कर रहा हूं उसको याद रख लीजिएगा। मान लीजिए उतना सारा चीज याद नहीं रहता है तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जिस संख्या पर रूट लगा हो, जिस संख्या पर रूट लगा हो और उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, अपरिमेय। वो किसी संख्या में जुटे या घटे या गुना हो या भाग हो, कुछ भी हो तो क्या होना होगा, अपरिमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मतलब कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है। देखिए, अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं कि वैसी प्राकृत, एक से वैसी बड़ी प्राकृत संख्या जो एक तथा अपने को छोड़कर किसी भी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो जब भी अभाज्य आए, एक अभाज्य संख्या से ज्यादा आना चाहिए, एक से ज्यादा, तब ना उसका एचसीएफ या एलसीएम निकालिएगा। तो हमको पूछ दिया कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, मतलब कि 2 अभाज्य संख्या रहे या 3 रहे या 4 रहे या 5 रहे या जितना सारा रहे या इनफाइनाइट जितना रहे, तो उस सारे का एचसीएफ निकालिएगा आप लोग तो उस सब का मसा क्या हो जाएगा जी, उस सब का मसा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उस सब का मसा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें से आपको चुनना है। देखिए, एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए तो क्या कर रहा है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। जैसे पहला दे दिया रूट 17, तो अभी हम डिस्कस किए हैं कि देखिएगा कि जिस संख्या पर रूट लगा हो और उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं निकलता हो तो वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही है, तो रूट 17 क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है संख्या 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। देखिए, आप लोग जानते हैं, एक चीज याद रखिएगा, पढ़े हुएगा आप लोग कि एचसीएफ गुने
एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। याद रखिएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए हमको क्या कर रहा है कि संख्या 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कर रहा है, तो यह तो ठीक है। और संख्या दो को क्या दिया हुआ है? एगो दिया हुआ है 25 और एगो दिया हुआ है 50। तो इस दोनों में गुना कर दीजिए। 5 25, 2 5 9 10 और 2 12, जीरो। कितना हो जाएगा जी? 1250। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है। क्या दिया हुआ है बहुपद? जरा ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ क्या कीजिएगा, जब भी यह बहुपद दिया रहेगा तो ए क्या हो जाएगा? 1, इसका गुणांक। बी कितना हो जाएगा? -4, बी का गुणांक। सी सॉरी एक्स का गुणांक। सी कितना हो जाएगा? 1। तो इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है जी? सी बाई ए। सी बाई ए सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर मतलब शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। तो यहाँ सी कितना है जी? 1। ए कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा जी? 1। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा जी? 1। बताइए कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। क्या पूछ दिया? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। देखिए जितना घात शून्यकों की संख्या उतना, याद रखिएगा, जितना घात शून्यकों की संख्या उतना ही। जैसे रैखिक का घात 1 होता है तो उसका शून्य की संख्या 1। द्विघात तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा जी? 2। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा जी? 2। त्रिघात पूछता तो 3। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमेशा के एग्जाम में रहता है और बहुत ही सिंपल रहता है। द्विघात क्या दे दिया? बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही ना दिया हुआ है। तो इसका शून्यक हमको निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर कर लेंगे। और आप लोग बचपन क्लास से गुणनखंड जानते हैं, करना जानते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसको इस मिडिल टर्म को ऐसे लिखना है कि जोड़ने पर इतना और गुना करने पर 2x स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 और यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे? x प्लस 1 एक बॉक्स में और x प्लस 2 एक बॉक्स में बराबर 0। अब देखिएगा तो x प्लस 1 बराबर 0 एक बार कर लेंगे, x प्लस 2 बराबर क्या कर लेंगे? 0 कर लेंगे। तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? -1 और x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो इसीलिए शून्य क्या हो जाएगा जी? -1 और -2। शून्य कितना हो जाएगा जी? इसका -1 और -2। कोई दिक्कत है? चलिए अब नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग है। क्या पूछ दिया? मूलों का योग है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमेशा एक रहता है। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुपद क्या दिया हुआ है जी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, और क्या पूछ दिया? मूलों का योग। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ ए कितना हो जाएगा? 1, बी कितना हो जाएगा? -4, सी कितना हो जाएगा? 1। तो इसीलिए मूलों का योग तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र आप लोग क्या जानते हैं? -b/a। तो माइनस के जगह कितना? माइनस और बी के जगह -4 और ए के जगह कितना है जी? 1। तो माइनस माइनस प्लस और 1 से भाग देंगे तो उतना है। तो कितना हो जाएगा? शून्यकों का योग 4। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा अब क्या कहता है कि 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के
के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। देखिए दो समीकरण दे दिया और हमको पूछा कि उसका अद्वितीय हल होगा और के का वैल्यू हमको पता करना है। तो देखिए था यहाँ इक्वेशन क्या दिया हुआ है जी, इक्वेशन दिया हुआ है kx प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा क्या दिया हुआ है जी 3x प्लस y बराबर 1। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय मतलब केवल एक हल, केवल एक हल, एक के अलावा दूसरा नहीं। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है जी, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है जी a1 बटा a2 अब बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, यही ना होता है जी। मतलब अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो a1 कितना है जी, a1 के और यहाँ 3 बराबर नहीं है b1 2 b2 y की जगह a, क्योंकि इसका गुणांक 1 है। अब यहाँ से क्रॉस गुना कर दीजिए तो k बराबर नहीं है 3 दूना 6। कोई दिक्कत है, देखिए कितना सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी। देखिए मतलब दो जो रैखिक समीकरण है उसका ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ क्या दिया हुआ है, ग्राफ कह रहा है समानांतर है, लेखा चित्र मतलब ग्राफ समानांतर है, तो हलों की संख्या क्या हो जाएगा जी 0। हलों की संख्या क्या हो जाएगा जी 0। और यहाँ अगर पूछ देता प्रतिच्छेदी, अगर क्रॉस रहता प्रतिच्छेदी तो यहाँ पर 1 हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे कह देता संपाती, यहाँ पे कह देता संपाती तो क्या हो जाता अनेक हल हो जाता, क्या हो जाता अनेक हल हो जाता। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 2x प्लस 4y बराबर कितना दिया हुआ है जी 2x प्लस 4y बराबर 3 और इसके बाद क्या कर दिया कि 12x प्लस 6y बराबर 6, 12x प्लस 6y बराबर 6। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो जब भी हमको पूछेगा कि इसकी हलों की संख्या क्या होगा या ग्राफ क्या होगा तो आप लोग सिंपल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आज चेक करता नहीं है कॉपी, डायरेक्ट आपको मतलब OMR भरना होता है। तो यहाँ क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ जैसे 2/12 कर लिए, ठीक है, और यहाँ 4/6 कर लिए, गुणांक को तुलना फट से कर लेंगे 3/6। अब कटने वाला है तो काट दीजिए 1/6, 2/3 और 1/2। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए 1/6 और यहाँ 2/3 और यहाँ 1/2, यह दोनों बराबर नहीं ना आया जी। तो यहाँ क्या हुआ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 को तब क्या हो जाएगा जी एक हल, क्या होगा केवल एक हल, मतलब अद्वितीय जिसको कहते हैं। तो क्या होगा जी एक हल, क्या हो जाएगा एक हल। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के कितने बीजीय विधियां हैं। देखिए एनसीईआरटी जो है आपका, मतलब एनसीईआरटी बुक जो है जो बीटीसी भी हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें मतलब रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का मुख्य रूप से 4 विधियां ही बताया गया है। कितने विधि बताया गया है, 4 विधि, लेकिन हम लोग 5, 6 या 7 विधि से भी मतलब हल करना जानते हैं, लेकिन बट एनसीईआरटी क्या माना है 4 ही माना। तो आप लोग आंसर क्या बोर्ड में दीजिएगा 4। कोई दिक्कत है, चलिए आगे। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। x बराबर क्या दिया हुआ है जी -5। यहाँ जरा ध्यान से देखिए x बराबर -5 दिया हुआ है। आप लोग इस कंसेप्ट को जीवन में याद रखिएगा। अगर x बराबर कोई वैल्यू दिया है, x बराबर कोई वैल्यू दिया है, तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा जी y अक्ष के समानांतर, क्या हो जाएगा y अक्ष के
समानांतर। बात समझ रहे हैं? अगर x बराबर यहाँ ABCD कोई भी अंक दे दे, कुछ भी दे दे, 10 20 50 60 70 80 कुछ भी दे दे, तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा जी? y अक्ष के समानांतर हो जाएगा। अगर इसी में y बराबर कुछ दे दिया रहता, जैसे 4 दे दिया रहता, अगर y बराबर कुछ अंक दे दिया तो क्या हो जाता जी? x अक्ष के समानांतर। क्या हो जाता? x अक्ष के समानांतर हो जाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह कंसेप्ट आप लोग समझे होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसका मूल समान है, तो हमको के का वैल्यू पता करना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो 100% रहता ही है। समीकरण क्या दिया हुआ है जी? 9x² प्लस 3kx और प्लस 4 बराबर 0। देखिए जब मूल समान हो तब क्या होता है जी? d बराबर क्या होता है? 0। मूल समान कब होता है द्विघात समीकरण का? जब d बराबर 0 होता है, मतलब विवेचक उसका जो होता है वह 0 होता है। तो d को हम लोग क्या कहते हैं? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b के जगह कितना हो जाएगा जी? 3k का स्क्वायर और माइनस 4। a के जगह कितना हो जाएगा? 9 और c के जगह कितना हो जाएगा? 4 बराबर 0। अब इसको 2 बार गुना कीजिए, स्क्वायर कीजिए, तो 3 तिया 9 के स्क्वायर और माइनस, इसको रहने दीजिए उतना, इसको उस साइड ले जाइए तो प्लस हो जाएगा। तो 4 गुने 9 गुने 4 और यह 9 से यह 9 खत्म, तो के बराबर √4 गुने 4। तो के बराबर 2 को 4 है तो 1 को 4 बाहर आ जाएगा प्लस माइनस के रूप में। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? प्लस माइनस 4। के का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल समान होगा यदि। देखिए तो समीकरण क्या दिया हुआ है जी? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मूल समान कह रहा है। क्या कह रहा है? मूल समान कह रहा है। तो मूल समान कब होगा जी? मूल समान कब होगा? जब d बराबर 0 होगा। कहने का मतलब है कि b² माइनस 4ac बराबर 0, मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0। तब ऑप्शन में देखिए किस टाइप से दिया हुआ है। तो ऑप्शन में तो यहाँ दिया हुआ है, तब b² ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस, तो 4ac, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द्विघात समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 का मतलब मूल होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है जी? x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसका मूल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो जैसे बहुपद का ज्ञात करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट पे इसको तोड़ दीजिए। तो x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा? x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा जी? x माइनस 1 और यहाँ x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ प्लस 1 और x बराबर भी यहाँ प्लस 1। तो इसीलिए मूल क्या हो जाएगा जी? इसका मूल क्या हो जाएगा? 1 और 1। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है समीकरण x² प्लस 4x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो। अब हमको बताना है, 4 गो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल है। देखिए क्या कुछ समीकरण दिया हुआ है, x² प्लस 4x प्लस k बराबर 0। देखिए समीकरण यह दिया हुआ है। समीकरण क्या है? यह दिया हुआ है। और तब कह रहा है मूल वास्तविक हो। तो देखिए मूल कब वास्तविक होता है? मूल वास्तविक के लिए मूल वास्तविक कब होगा जी? मूल वास्तविक देखिए जब द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक उसी टाइम पे होगा जब d जो है ना विवेचक, वह बड़ा होगा किसी से? 0 से। ठीक है,
तो डी का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, 12 होगा किस चीज से, 0 से। तो यहाँ बी कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह 1 और सी के जगह के, 12 होगा 0 से। तो 4 चौका 16 और इस सबको उधर ले जाइए तो प्लस 4 के, तो 4 से यहाँ 4 मरतबे, तो 4 12 होगा के से, या इसको ऐसे लिख सकते हैं के छोटा होगा 4 से। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 डॉट डॉट के प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। समानांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है जी? समानांतर श्रेणी मतलब एपी दिया हुआ है क्या, 2, 6, 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और हमको पूछा कि 11 पदों का योग, क्या पूछ दिया, 11 पदों का योग। तो ए कितना दिया हुआ है 2, डी कितना दिया हुआ है तो 6 माइनस 2 मतलब 4, और एन कितना दे दिया 11, क्योंकि 11 पदों का योग कर रहा है। तो देखिए, तो जब भी पदों का योग निकालना होता है तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे जी, एस एन बराबर ny2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अब एस 11, तो n के जगह 11 बाई 2 और a के जगह 2 प्लस n के जगह 11 माइनस 1 और d के जगह 4। कोई दिक्कत? अब देखिए 11/2 ठीक है, 2 दूना 4 और प्लस 11 में से गया तो 10 और 10 चौक 40। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ 11/2 ठीक है, और 40 और 4 कितना हो जाएगा जी 44, तो 2 से इसको कितना मरतबे 22 मरतबे। तो अब 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 कितना हो जाएगा जी 24। तो आंसर कितना हो जाएगा जी 242। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 3, 7, 11 डॉट डॉट का 14वां पद है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एपी दे दिया, एपी क्या दिया हुआ है जी, एपी दिया हुआ है 3, 7, 11 और इसका हमको पूछ दिया 14वां पद। तो ए कितना दे दिया 3, डी कितना हो जाएगा, तो 7 में से 3 घटा देंगे 4, और 14वां पद मतलब एन कितना हो जाएगा 14। तो आप लोग जानते हैं कि 14वां पद हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए T14, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 14वां पद का तो T14, ए के जगह कितना है 3, एन के जगह कितना रखिएगा 14 और माइनस 1 और डी के जगह कितना 4। अब देखिए तो यह 3 ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 14 में से 1 जाएगा तो 13 गुने 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 13 चौका 52, तो 52 और 3 कितना हो जाएगा जी 55। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद एसएन माइनस 7 हो तो इसका प्रथम पद है। देखिए एक एपी है जिसका जनरल टर्म दिया हुआ है, ठीक ना। जनरल टर्म क्या दिया हुआ है एपी का, एपी का जनरल टर्म क्या दिया हुआ है मतलब 5n माइनस 7। तो इसका प्रथम पद पूछा, जब ये प्रथम पद पूछेगा तो n बराबर 1 पहले रखेंगे, ठीक। तो यहाँ 5 इंटू 1 माइनस 7, तो 5 में से 1 गया, सॉरी 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, अब में से 7 जाएगा तो माइनस 2। तो यही मेरा क्या हो जाएगा जी T1 हो जाएगा या A1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा माइनस 2। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो अब जरा ध्यान से देखिए, पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2 और तीसरा हो जाएगा 3। यह प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या हो गया। और माध्य बराबर आप लोग जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है प्रेक्षणों का योग और बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 + 2 + 3 बाई कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 3 3 6/3 मतलब 2 आंसर। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यह एपी के अंतर्गत पूछा हुआ है। तो एक कंसेप्ट और याद रखिएगा, यदि 3 संख्या एपी में हो, जैसे ABC 3 संख्या एपी में हो,
तो उसका समानांतर माध्य क्या होगा, बी, मतलब पिछला टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट आंसर इसको दे सकते थे, दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एपी 10, 7, 14 डॉट डॉट का 30वां पद है। देखिए एपी क्या दे दिया जी, एपी दे दिया आपको मतलब 10, 7, 14 डॉट डॉट, ठीक है। और इसका हमको पूछ दिया कि मतलब 30वां पद क्या है, 30वां पद क्या है। तो ए कितना हो जाएगा जी 10, डी कितना हो जाएगा तो 7 माइनस 10 मतलब -3, ठीक है। और एन कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 30वां पद पूछा है। तो जैमा पद निकालना रहता है तो उसका सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिक्कत, तो एन के जगह 30 रख देंगे, तो ए के जगह कितना है 10 प्लस एन के जगह 30 माइनस 1 और डी के जगह -3। दिक्कत, तो 10 ठीक है, यहाँ हो जाएगा 29 गुने -3, ठीक है। तो 10 ठीक है, प्लस माइनस माइनस 9 3 27 हासिल 2 3 6 2 8 मतलब -77। मतलब इस एपी का 30वां पद क्या हो जाएगा जी -77। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि PQR में, PQR एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक ना, तो PR का स्क्वायर बराबर PQ प्लस QR का स्क्वायर, तो एंगल Q बराबर हुआ। आप लोग जानते हैं कि मतलब जब भी समकोण त्रिभुज में मतलब सबसे बड़ा भुजा अर्थात कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, तो कर्ण के सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा जी, एंगल Q बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ के समरूप है। मतलब एबीसी त्रिभुज जो है सो त्रिभुज डीएफ के समरूप है, ठीक है। एवं क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बराबर 36 सेंटीमीटर, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एवं क्षेत्रफल त्रिभुज डीएफ बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात होगा। देखिए एक चीज आप लोग समझिए कि दो समरूप त्रिभुज में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज में रिलेशन क्या होता है कि त्रिभुज जैसे मान लीजिए एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा जैसे ए बी लेंगे तो ए बी, बी सी लेंगे तो बी सी, ठीक है। तो ए बी ले रहे हैं तो ए बी अब बाई ए बी का स्क्वायर अब प्लस डी का स्क्वायर। एक बार समझिए कि दो समरूप त्रिभुज में क्या संबंध होता है कि उनका क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे दिया जी 36 और डीएफ का 49, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी पूरा का स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा जी क्या हो जाएगा, ठीक। तो ए बी बाई डी, ए बी बाई डी, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 6 बाई 7 बराबर ए बी बाई डी। तो इसीलिए इसका अनुपात कितना हो जाएगा, संगत भुजा का अनुपात 6:7। एक बार पुनः याद कर लीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो यह स्टेटमेंट कौन दिए हुए हैं जी, थेल्स दिए हुए हैं। कौन दिए हुए हैं, थेल्स। मतलब दो समान कोणिक त्रिभुज के बारे में सर्वप्रथम मतलब कौन चर्चा किए, थेल्स किए। कोई दिक्कत है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं। देखिए जितने सारे वर्ग होते हैं तो एक चीज यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, सर्वांशम और समरूप क्या होता है। देखिए जो देखने में एक जैसा लगता हो
चाहे उसका भुजा का माप अलग अलग भी हो तो उसे हम लोग समरूप कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। तो सभी वर्ग क्या होगा जी? यहाँ समरूप होगा। क्या हो जाएगा जी? समरूप। क्योंकि जितने सारे वर्ग होते हैं वह सब देखने में क्या लगता है? एक ही टाइप के लगता है। ठीक है, चाहे उसके भुजा का माप अलग अलग क्यों ना हो, उसका भुजा का माप अलग अलग क्यों ना हो, वह क्या हो जाएगा जी? समरूप हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अभी हम बताए हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजा का अनुपात, किसका अनुपात दिया हुआ है? भुजा का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ एबीसी कोई त्रिभुज रहा होगा, एबीसी का क्षेत्रफल और बटे मान लीजिए डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल, तो इसका संगत भुजा यही ना होगा जी। जैसे मान लीजिए एबी का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर, तो हमको यह अनुपात पूछ रहा है और यह अनुपात दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा जी? संगत भुजा का अनुपात क्या दिया हुआ है? 4:9, मतलब 4/9 इसका स्क्वायर। तो अब इस दोनों को स्क्वायर कर दीजिए तो 4 चौका 16 और 9 नमा 81, तो क्या हो जाएगा रेशियो? 16:81। कितना सिंपल है। एक चीज और याद रखिए, अगर भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ और क्षेत्रफल के पूछे तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर क्षेत्रफल दिया है भुजा का पूछे तो उसका रूट निकाल दीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टेड है। कह रहा है वाई अक्ष का समीकरण है। क्या हमको पूछ दिया जी? वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण पूछ दिया। वाई अक्ष का समीकरण देखिए याद रखिएगा, वाई अक्ष का समीकरण पूछे तो डायरेक्ट इसका उल्टा x बराबर 0 आंसर। वाई अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0 आंसर है, हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पूछता x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण, तो हम क्या करते जी? y बराबर 0 देते। जस्ट एक दूसरे का क्या हो जाता है जी? उल्टा हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु -2 -5 का भुज है। क्या दिया हुआ है? बिंदु -2 और -5 का भुज। देखिए यह x होता है और यह y होता है, और x को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि, और y को क्या कहते हैं जी? भुज। y को क्या कहते हैं? भुज। तो आप लोग आंसर बताइए, मतलब इसका भुज क्या हो जाएगा जी? इसका भुज क्या हो जाएगा जी? y। तो भुज कितना हो जाएगा जी? -5। और कोटि कहता तो x, तो -2। याद रखिएगा, x को भुज और y को कोटि। कोई दिक्कत? सॉरी, x को भुज, सॉरी मिस्टेक है यहाँ, x को भुज कहते हैं, x को भुज और y को कोटि, y को कोटि। तो यहाँ भुज पूछा तो x, तो यहाँ -2 हो जाएगा। मिस्टेक हो गया था, याद रखिएगा, x को कहते हैं भुज और y को कोटि। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। इस टाइप का क्वेश्चन तो 100% है रहता है। देखिए हमको क्या दिया हुआ है जी? मतलब 3 और -4, 3 और -4, ठीक है, किस चतुर्थांश में है। देखिए कोऑर्डिनेट का साइन आप लोग याद रखिएगा। यह क्या होता है जी? प्लस प्लस। यह क्या होता है जी? माइनस प्लस। यह होता है माइनस माइनस। यह क्या होता है जी? प्लस माइनस। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए जो पॉइंट दिया है ना वहां देख लीजिए, अंक मतलब डिजिट कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, केवल साइन देखना है। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब जरा ध्यान से देखिए, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कहाँ है? प्लस और माइनस चतुर्थ में। तो किस चतुर्थांश में होगा जी? चतुर्थ में। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
कह रहा है रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए y बराबर 4 दिया हुआ है, y बराबर 4 दिया हुआ है, y बराबर 4 का आलेख हमको पूछा किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो y बराबर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x 4 है। अगर पॉइंट पे दर्शाएंगे ग्राफ पे तो x मेरा क्या है 4 है और y क्या है 0 है। याद रखिएगा अगर यहाँ पे हमको रहता x बराबर अगर 4 दिया रहता या 5 दिया रहता या कुछ भी रहता, मान लीजिए 4 है या 5 है कुछ भी है, तो इसको हम क्या करते पता है, मतलब x बराबर 4 है, इसका मतलब यह y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 0 और 4 करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक है। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या होता है जी 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निम्नलिखित में से क्या होगी। कोनो बिंदु दिया रहे, मतलब एबीसीडी कुछ भी दिया रहे, बिंदु क्या दे दिया P दे दिया, इसका निर्देशांक दे दिया एक्स वाई, और मूल बिंदु से दूरी जब भी ज्ञात करना हो, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो आप हमेशा याद रखिएगा क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पहला एक्स की जगह तो एक्स दिया हुआ है और वाई की जगह वाई दिया हुआ है। अगर यहाँ 4 यहाँ 5 रहता तो यहाँ 4 रखते, यहाँ 5 रखते, यहाँ ए बी सी रहता तो यहाँ ए रखते, यहाँ सी रखते, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु ए 4 5 तथा बी 6 5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखिए तो निर्देशांक क्या दिया हुआ है जी, ए का दिया हुआ है 4 5 और बी का क्या दिया हुआ है जी मतलब 6 5। तो याद रखिएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है जी, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। याद रखिएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ क्या है, तो देखिए x1 मतलब 4 प्लस यहाँ कितना है y1 सॉरी x2 तो 6 बाई 2 और यहाँ 5 प्लस 5 बाई 2। आप लोग सीधे याद रखिएगा कि इस दोनों अगला को जोड़कर 2 से भाग और इस दोनों पिछला को जोड़कर 2 से भाग। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 4 10 बाई 2 10 बाई 2। तो दोनों को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 मतलब 5 5। कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या दिया हुआ है जी, tan थीटा बराबर 12/5। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एक रहता है। तो tan थीटा बराबर 12/5 तो tan थीटा का सूत्र होता है P बाई बी। तो P और B दिया हुआ है तो H निकाल लेंगे। तो H का सूत्र क्या होता है जी, H का सूत्र होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P कितना दे दिया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिक्कत। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 169। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13। अब हमसे क्या पूछ दिया जी, अब हमको कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है P बाई एच। तो P कितना है जी, P है 12 और H कितना है 13। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है tan 21 डिग्री बाई कॉट 69 डिग्री का वैल्यू होगा, मतलब मान क्या होगा। क्या दिया हुआ है जी tan 21 डिग्री अब बाई कॉट 69 डिग्री। देखिए इसका एक ही कंसेप्ट याद रखिएगा आप लोग, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले और इस दोनों एंगल का योग अगर 90 पुर जाए तो इस पूरा इंटायर का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 1। क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ 2 रहता तो गुने 2 कर देते,
अगर यहाँ 3 रहता तो गुने 3 कर देते, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि cos थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान दिया क्या जी, cos थीटा बराबर √3/2। तो यहाँ याद रखिएगा आप लोग, cos थीटा ठीक है, और cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अनुपात बराबर है, तो इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर है, क्या दिया हुआ जी, 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर है। देखिए तो इस दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लेंगे, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो 9 ठीक है, गुने आप लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, 1। तो 9 गुने 1 बराबर 9 आंसर, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक छड़ की लंबाई, हाइट एंड डिस्टेंस से है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए एक छड़ है, मान लीजिए एक छड़ होगा, ठीक, और उसका छाया पृथ्वी पर न बनेगा, मतलब पृथ्वी पर बना, ठीक है। ये भी क्या हो गया जी, छड़ हो गया, और यह क्या हो गया, छाया हो गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण नीचे, तो यह थीटा हो गया उन्नयन कोण। तो क्या कर रहा है जी, मतलब एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, छड़ की लंबाई 1 और छाया का अनुपात √3, ठीक है। x मानिएगा फिर भी तो कट जाएगा। तो क्या कर रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो यहाँ से एंगल लेना है, तो यही ना, तो इसीलिए यहाँ से P, यहाँ से एंगल लेंगे तो P और यह B, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, मतलब AB बाई यहाँ C, AB बाई BC, तो tan थीटा बराबर यहाँ AB के जगह 1 और BC के जगह √3। तो tan थीटा ठीक है, tan कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान, तो इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यही क्या हो जाएगा जी, उन्नयन कोण हो जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी मीनार की जड़ से 100 मीटर दूर किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि किसी मीनार के जड़ से, मान लीजिए एक मीनार खड़ा है, ठीक, ये भी क्या होगा जी, मीनार। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे कीजिए। एक मीनार के जड़ से 100 मीटर दूर, इसके जड़ से क्या हो गया, 100 मीटर दूर एगो बिंदु मान लीजिए C होगा, ठीक है। 100 मीटर दूर किसी बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण कितना है, मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, क्या है, 30 डिग्री है। तो कह रहा है मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही ना मीनार का ऊंचाई है। तो जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में देखिए, यहाँ से एंगल लेंगे हम तो हमको यह पता हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल लेंगे तो यह P और यह क्या हो जाएगा मेरा B, तो इसीलिए tan 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा जी, AB बाई BC। tan ही क्यों लिए हैं, तो यहाँ से P और B यहाँ से एंगल लेते हैं, तो P और B में किसका रिलेशन है, tan या cos, तो दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। AB कितना है पता करना है, मीनार की ऊंचाई, BC कितना है 100, तो क्रॉस गुना कीजिए, √3 AB बराबर 100, तो AB बराबर क्या हो जाएगा जी, 100/√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा जी, AB ना है, मीनार का ऊंचाई क्या हो जाएगा, 100/√3 मीटर। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, देखिए पहले देखिए एक सर्किल है, ठीक है, इसके केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित, 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वो है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु Q से, यहाँ कौन बिंदु है, Q से, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचिए इस वृत्त पर, तो यह कितना हो जाएगा जी, 24 सेंटीमीटर है।
ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या है। अब इसका नाम आप लोग कुछ और दे दीजिए, जैसे ए में दे दिए। ठीक है, देखिए वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूर पर एक बिंदु Q है और Q से वृत्त पर एक 24 सेंटीमीटर का स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो हमको वृत्त का त्रिज्या पता करना है, यही त्रिज्या पता करना है, यही त्रिज्या पता करना है R। ठीक है, तो यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए तो यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या परिधि पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसीलिए यहाँ देखिए त्रिभुज QMO में, ठीक है, QMO में देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, या 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है तो यह कर्ण, इसको लंब इसको आधार, या इसको लंब या इसको आधार, किसी को मानिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब QO के स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए ना, MO का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर माइनस QM का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। मतलब करने में से किसी को घटाइएगा ना, कोई लंब हो या आधार हो, उससे फर्क नहीं है। तो MO कितना दिया हुआ है, MO कितना दिया हुआ है R, तो R स्क्वायर बराबर OM कितना है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 माइनस कितना हो जाएगा 576। तो R स्क्वायर बराबर इसको घटाइएगा तो 49, तो R बराबर √49 मतलब 60। यही क्या हो जाएगा जी, त्रिज्या हो जाएगा, यही वृत्त का क्या हो जाएगा जी, त्रिज्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक वृत्त है, ठीक, मान लीजिए यहाँ कोई बाह्य बिंदु है, ठीक है, यह केंद्र हुआ O, तो यहाँ से मान लीजिए Q कोई बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एगो ऐसे खींच दीजिएगा, एगो ऐसे खींच दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2, कितना होगा 2। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 2। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनके परिधि का अनुपात होगा। दो वृत्त दिया हुआ है, दो वृत्त दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लीजिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल रहा होगा πr² और दूसरा का रहा होगा पाई छोटका r², और इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 9:4, मतलब 9/4। जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल πr² रहा होगा या छोटा का πr² रहा होगा, और यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 दिया हुआ तो 9/4। पाई से पाई खत्म, तो r/r का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी 9/4। यहाँ r/r बराबर यहाँ स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट चला आएगा 9/4, तो r/r कितना हो जाएगा जी, मतलब 3/2। मतलब इसके त्रिज्या में अनुपात कितना हो गया 3:2। तो इसीलिए परिधि का अनुपात कर रहा है, किसका कर रहा है, परिधि का अनुपात, परिधि का अनुपात। अब बहुत सिंपल है, यहाँ से देख लीजिए। तो पहला वृत्त का परिधि तो 2πr और दूसरा का क्या रहा होगा 2πr, 2πr। तो 2π से 2π खत्म, मतलब r/r, और इस r/r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/2। क्या दिया हुआ है जी 3/2, मतलब 3:2। मतलब यहाँ r/r का वैल्यू 3:2 दिया हुआ है, और यहाँ परिधि का अनुपात भी क्या हो जाएगा 3:2। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए घन के आयतन में अनुपात दिया हुआ है, तो घन के आयतन क्या होता है जी L3, यहाँ छोटका के लिए L3, यहाँ अनुपात क्या दे दिया 1/27। कहने का मतलब है L/L का Q करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे 1/3 का Q करेंगे। ठीक है, अब यहाँ Q से Q खत्म, तो L/L का अनुपात कितना आ गया 1/3, मतलब 1:3। अब हमको क्या पूछ दिया जी, तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो 6L² अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा जी 6L², छोटका के लिए 6, यही ना होगा। तो यहाँ 6 से यह 6 खत्म,
तो यहाँ क्या बचा, मतलब एल बाई एल का स्क्वायर, और एल बाई एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एल बाई एल का वैल्यू 1/3, तो इसका स्क्वायर। कहने का मतलब है इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 1, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 9, 1/9। बहुत सिंपल है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा। यह माध्य माध्यिका से है। आंकड़े क्या दिया हुआ है, माध्य सॉरी आंकड़ा क्या दिया हुआ है जी, 6, 8, 9, x एवं 13, यही ना दिया हुआ है आंकड़े। ठीक है, तो इसीलिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या दिया हुआ है 10, और माध्य का सूत्र जानते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 + 8 + 9 + x + 13 बटे 1, 2, 3, 4, 5 अब बराबर कितना हो जाएगा 10। इस सबको जोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, तो 13, 9 कितना हो जाएगा, 13 और 9 23, 23 और 8 23, 8 31 और 6 37 प्लस x बाई 5 बराबर 10। एक बार पुनः जोड़ लेते हैं, 8, 6, 14 14 14 6 20 3 23 23 3 26 और 10 36 होता है। एक बार देखिए तो 8, 6, 14 14 और 9 23 23 और 3 26 और 10 कितना होता है 36 होगा यहाँ। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 36 + x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दाई के 50, और इसके बाद देखिए x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 50 - 36, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 14। तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 14। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7, 8, 9 7, 8, 9 9 5 3, 5, 4 का बहुलक है। देखिए आंकड़ा क्या दिया हुआ है जी, आंकड़ा दिया हुआ है 7, 8, 9 7, 8, 9 9 3, 5, 4 इसका बहुलक पूछा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो संख्या जितना बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, वही क्या होता है, बहुलक होता है। क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ बहुलक कितना हो जाएगा, आप लोग देख के बता दीजिए। हमको तो सबसे अधिक बार 9 दिख रहा है, आप लोगों को कहीं दूसरा दिखे, तो दिक्कत। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। देखिए पासा मतलब डाइस या लीडो का छक्का, उसको एक बार फेंका गया, तो पहले देखिए उस डाइस पे क्या अंकित रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह अंकित रहता है। तो कह रहा है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम कौन कौन हो जाएगा, 1, 3, 6, तो इसीलिए प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल, तो हमको विषम पूछा, तो विषम का गो है 1, 2, 3, तो 3 लिख दिए। आई टोटल कितना है, तो 6 गो, तो 6 काट दीजिए 1/3। एक बार पुनः समझिए, एक पासा को एक बार फेंका गया, तो हमको कह रहा है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासा को जब फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकता है। विषम इसमें से हो जाएगा 1, 3, 6। ठीक है, तो विषम के लिए पूछ रहा था अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल में क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, अब कुल में से तो कोनों में 6 में से ना आ सकता है, तो बटे 6 1/3। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए। अब 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। देखिए किसी निश्चित घटना की प्रायिकता जब भी पूछे तो 1, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता पूछे तो 1, और निश्चित घटना की प्रायिकता पूछे तो 0। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अब 50वां नंबर क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तब ऑप्शन पे आइए, देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है। तो किस पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ए में क्या दिया हुआ है 0.1, दशमलव उड़ाएंगे तो 1/10। देखिए यह तो होगा, क्यों होगा, तो यह 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। देखिए प्रायिकता होने के लिए क्या जरूरी है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से
छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और बी में क्या दिया हुआ है जी, बी में देखते हैं तो बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है जी 1। ठीक है, तो यह तो ऑलरेडी होगा। सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है मतलब सी में दिया हुआ है 0.2, तो यह भी होगा क्योंकि यह भी क्या है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो यह भी होगा। और डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है मतलब डी नंबर में दिया हुआ है -1। तो देखिए याद रखिएगा, किसी भी घटना का प्रायिकता जो होता है ना 0 से छोटा नहीं होता, अर्थात माइनस में नहीं होता। तो मेरा आंसर राइट क्या हो जाएगा, डी -1। यह जो है ना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी से लेकर के और एग्जाम तक मैं हमेशा इस तरह के वीडियो लेकर आपके पास आता रहूँगा। आज की